ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बावजूद थाना पुलिस है बेपरवाह। 1 माह से गायब लाचार मां की बेटी को खोजने के नहीं हुए प्रयास। तमाम आदेशों के बाद भी निगम कर्मचारी करते हैं मनमानी। खत्ता घर में पहुंचते हैं मृत पशु। अधिकारियों ने कहा होगी कार्रवाई। आरटीओ विभाग में लेन देन की बात हुई जग जाहिर। लोडिंग टेम्पो की खरीद और परमिट को बनाया कमाई का जरिया। और बेमौसम बरसात में ढह गया रेत का काला ताजमहल। 25 कलाकारों ने दिन रात मेहनत कर बनाया था एक और अजूबा। और अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश भी नहीं पहुंच पा रहे हैं एक लाचार मां के आंसू, जिनके निर्देश के बाद भी थाना पुलिस ने केस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मामला थाना रकाबगंज क्षेत्र के कटघर इलाके का है, जहां से एक दलित परिवार की नाबालिग बेटी लापता हो गई है। परिजनों ने पास के ही एक लड़के पर शक भी जाहिर किया है, लेकिन नामजद रिपोर्ट के 1 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। 9 महीने गर्भ में रखने के बाद बड़ा लाड़ प्यार से अपनी बच्ची का लालन पालन करने वाली इस बेचारी मां का आज बुरा हाल है, जिसे अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने का बहुत सदमा पहुंचा है। थाना रकाबगंज के कटघर इलाके में रहने वाली काली चरण जनरेटर मिस्त्री है, जिनकी बेटी अर्चना 11 फरवरी से गायब है। परिजनों ने इसकी सूचना थाना पुलिस को भी दी, मगर लंबे अरसे बाद भी उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है। अर्चना के घर वाले बताते हैं कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी को पास में रहने वाले सचिन ने बहला फुसला कर घायल किया है, जिसके खिलाफ उन्होंने नामजद रिपोर्ट भी लिखवाई है। हमारे यहाँ ये घटना हुई है। हमारी बच्ची नाबालिग है और क्या कहते हैं, वो लड़का जो है वो सही नहीं है और 32 साल उम्र है इसकी। बेला बसका के लड़की को ले गया है, नाबालिग लड़की है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस में कई बार जा चुके हैं और वो भी कोई वो नहीं उठा रहे हैं। 11 फरवरी को मैं अपनी माँ को दवा दिलाने गया था, डायबिटीज की मरीज हैं, तो 9:30 बजे करीब दवा दिलाने गया। लौट कर आए तो पता चला हमारी छोटी बहन हमारे घर नहीं है। तो उसे काफ़ी ढूंढा, पता चला पास के एक लड़का उसे बहला फुसला के ले गया है। तो उसकी शिकायत लेकर हम काफ़ी थाने में शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर हम कप्तान साहब से मिले, उनके पास भी कोई ऑर्डर कर दिए, लेकिन जांच के लिए उन्होंने कर दिए। इस मामले में लापता नाबालिग के घर वालों ने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ने आज तक कोई जहमत नहीं उठाई, जिससे पीड़ित परिवार में बेहद निराशा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस मामले में एसएसपी और एसपी सिटी तक कार्रवाई के लिए आदेशित कर चुके हैं। थाना पुलिस को लाचार माँ बाप के दुख से कोई लेना देना नहीं, तभी तो उच्चाधिकारियों के निर्देशों को भी हवा में उड़ा दिया गया। पर्यटन नगरी आगरा में बढ़ते प्रदूषण पर जिला प्रशासन ने जताई चिंता, जिसने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर इसे गंभीरता से लेने की हिदायत दी। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विशेष ध्यान देने के लिए कहा, जबकि शहर में अवैध रूप से चल रही तमाम ऐसी इकाइयों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं जिनसे वातावरण प्रदूषित होता है। ताज नगरी आगरा में बढ़ते प्रदूषण ने जिला प्रशासन की पेशानी पर भी बल डाल दिए हैं, जिसने उन तमाम विभागों को इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया है। बात चाहे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हो या फिर एडीए और नगर निगम की। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में नसीहत दी और पर्यटन नगरी आगरा के पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया। इस मौके पर ऐसे वाहनों को शहर में 31 जुलाई तक की मोहलत दी गई है, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और आपके यहाँ से आरो साहब आना है, कोई इनके जो ऑफिसर कक्षा में वो आए, इसको आप वीकली शाम को रिव्यू करेंगे तो वो करेगा। थर्ड इशू है जनरेटर्स का, अब आप बताइए। मैं ये कह रहा था सर, हमारे जो ये पंपिंग स्टेशन चल रहे हैं, इनका 11 जगह ऐसा है जो सब स्टेशन। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली सवारी और व्यावसायिक वाहन 31 जुलाई के बाद शहर में प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे या फिर वो सीएनजी में परिवर्तित कराए जाएं। मीटिंग के दौरान शहर में कूड़ा,
रबर के टायर और उपले जलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात पर जोर दिया गया। पूर्वोदय बुद्ध विहार के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होगा विशाल धम्म संकल्प समारोह, जिसमें देश के कई राज्यों के अलावा लंदन, थाईलैंड और श्रीलंका से आने वाले बौद्ध धर्मगुरु भी हिस्सा लेंगे। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए देश में शांति और अहिंसा का संदेश दिया जाएगा। आगरा के रामलीला मैदान में 18 मार्च सन 1956 में संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना भाषण दिया था, जिसके बाद उन्होंने पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ की स्थापना की थी। आगामी 18 मार्च को उसके 60वें स्थापना दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बौद्ध धर्म के मानने वालों ने बताया कि इस बार एक विशाल आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से आए बौद्ध धर्म के बड़े धर्मगुरु हिस्सा लेंगे। 18 मार्च 1956 को अपने कर कमलों से इस जगह पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा रखी थी। उसका स्थापना दिवस जो 60वां है, उनके भावनाओं के अनुसार जन जन तक उनके संदेश को पहुंचाने के लिए, जिसमें लोग नैतिकता, पवित्रता और बाबा साहब के बताए श्रेष्ठ संदेश जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से वो लोगों को देने का हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमने बाहर से अनेक विषयों को आमंत्रित किया है, जो बर्मा के भी हैं, थाईलैंड से भी है, श्रीलंका से भी है, और अपने अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के माध्यम जो बड़े बड़े भिक्षुगण हैं उनको विशेष तौर से आमंत्रित किया है। और हमारा उद्देश्य है इस देश में शांति स्थापित करना, जो तथागत बुद्ध चाहते थे। 18 मार्च आगरा के हिस्से में आया है, तो आगरा वाले इस कार्यक्रम को 50 साल 60 साल से मनाते आ रहे हैं, और अब इस वर्ष हम लोग और धूमधाम के साथ इसको मना रहे हैं। 18 मार्च कार्यक्रम को रामलीला मैदान से, जहां बाबा साहब ने अपना प्रवचन दिया था, वहां से लेकर बुद्ध विहार तक, बिजलीगढ़ बस स्टैंड, रामलीला अम्बेडकर पार्क होते हुए और बुद्ध विहार चक्की पार्क पर हमारा जुलूस पहुंचेगा। बड़ी भारी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उसके बाद बुद्ध विहार चक्की पार्क जो बस स्टैंड है, वहाँ पर हमने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, धार्मिक कार्यक्रम, धम्म सभा है। उसमें पूरे हिंदुस्तान के विदेशों के बहुत भिक्षु आ रहे हैं और उनको हमने आमंत्रित किया है। वे सद्धर्म की बात करेंगे, बाबा साहब की स्मृति की बात करेंगे और विश्व शांति की बात करेंगे। वक्ताओं ने बताया कि इस मौके पर बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक शामिल होंगे, जो विशाल धम्म समारोह में धम्म देशना करेंगे और डॉक्टर अम्बेडकर के संकल्पों का स्मरण कराएंगे। चौधरी रामगोपाल और बच्चू सिंह ने कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और उस दिन रामलीला मैदान से बुद्ध विहार तक विशाल पंचशील पदयात्रा निकाले जाने की बात कही। यमुना में गिरने वाले नालों के लिए बनाए गए सीवेज प्लांट्स की कार्य क्षमता से कम काम की शिकायत के बाद धांधुपुरा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह पहुंच गए। इस निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री ने कई निर्देश भी दिए। धांधुपुरा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लगातार लापरवाही की शिकायतें मिलने पर कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने धांधुपुरा ट्रीटमेंट प्लांट के औचक निरीक्षण का कार्यक्रम बना दौरा किया। इस औचक निरीक्षण में नगर आयुक्त और जिलाधिकारी भी साथ रहे, जिन्होंने पूरे प्लांट का बारीकी से निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली और पानी के प्रेशर में बार बार आ रही परेशानी को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए कड़े शब्दों में इसे ठीक कराने और सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। आए थे क्योंकि ये शिकायतें मिल रही थी कि ये पूरी क्षमता से जो जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे पूरी क्षमता से नहीं चल रहे। तो निरीक्षण किया था, तो उसमें कहीं कहीं जो इनकी जो लॉग बुक है वो ठीक है, कहीं कहीं ये क्षमता से किसी दिन क्षमता से कम काम किए। तो इनके निर्देश दे दिए गए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को, तो वो एक सिस्टम इनसे बनवा लें और ये अपनी पूरी आख्या देंगे कि जिससे कि ये पूरी क्षमता से जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो चले, और जो सीवेज का आगे बनाने की जो योजना है, ऐसी योजना बनाए, सरकार को ही भेजें, जिससे कि ये ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग यहाँ बढ़ा सकें और जो सीवेज निकलता है उसको पूरी क्षमता से यहाँ साफ हो। निरीक्षण के दौरान साथ गए जिलाधिकारी पंकज कुमार ने भी इस दौरान सभी कमियों को चिन्हित करते हुए इसे सुचारू करने के लिए तय समय सीमा तक पूर्ण करने की बात कही, ताकि यमुना में शहर का गंदा पानी सीधे न जाकर पूरी तरह फिल्टर होकर ही जाए, जिससे यमुना का जल ज्यादा प्रदूषित ना हो। शहर में यमुना में जो नाले निकलते हैं उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी नाले का पानी सीधे यमुना में नहीं जाना चाहिए। उसमें आपके यहाँ जो नाले हैं उसको टैप करके और STPs पे लाकर ट्रीटमेंट किया जाता है।
उसी में से एक एसटीपी है जो कि 78 mld का एसटीपी है और ये जायका के थ्रू बना था वित्त पोषण से। बेसिकली ये देखा गया था कि इसमें पानी कितना इनलेट आ रहा है, उसका बीओडी कितना है, जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसका बीओडी कितना है, और जो 78 mld की क्षमता है वो पूर्णतः यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहाँ पानी कम आया है यहाँ पर। उसका रीज़न 2-3 हो सकते हैं, या तो पंपिंग स्टेशन नहीं चले उस दिन या कोई और इश्यूज़ थे। तो बेसिकली नगर आयुक्त तो हम लोग बैठ के अब इसमें एक सिस्टम डेवलप करेंगे। अगर यहाँ पे पानी कम आ रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को कन्वे की जाए और उसका हम लोग चेक कराएंगे पंपिंग स्टेशन को कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एंड देन विल ट्राई टू इंश्योर कि सारा पानी यहाँ पंपों का आए, कहीं बीच में ना रह जाए, सीधे यमुना। आगरा नगर निगम में कर्मचारी अपनी ही मर्जी के मालिक हैं, जिन पर किसी भी आदेश का कोई असर नहीं होता। तमाम आदेशों के बाद भी निगम कर्मचारी मृत पशुओं को रात के अंधेरे में खत्ता घर में खपा रहे हैं, जिसके बाद अधिकारी अब ऐसे लापरवाह और हठधर्मी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कहते नजर आते हैं। आगरा में साफ सफाई कर्मचारी अपनी ही मर्जी के मालिक हैं, जिसका उदाहरण हमें आए दिन शहर में फैली गंदगी देखकर पता चल ही जाता है। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की कमी के चलते चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। इतना ही नहीं, ये कर्मचारी मृत पशुओं को भी रात के अंधेरे में खत्ता घर पहुंचा रहे हैं, जो नियम के बिल्कुल विपरीत है। इस बारे में जब निगम के सीनियर जोनल अधिकारी से बात की गई तो वह ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते नजर आए। हालांकि उन्होंने रात भी ऐसे लोगों पर नजर रखने और कार्रवाई की बात जरूर कही। सूचना अभी हम लोगों को मिली नहीं, अगर प्राप्त भी होती है, कोई कर्मचारी इस तरह का अनैतिक कार्य करता पाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि जल्दबाजी में ही इस तरह के काम किए जाते हैं और रात के समय में ही इनको खपाया जाता है, जिनमें अधिकारी मौजूद रहते हैं, कभी भी जांच की जाती है, तो अक्सर ये रात में इस तरह की करते हैं। तो क्या कुछ टीमें लगाकर रात में भी ऐसे लोगों को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उससे हम लोग स्वयं निगरानी करेंगे और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर कार्रवाई अवश्य की। गौरतलब है कि नगर निगम ने सिकंदरा क्षेत्र के एक स्थान पर शहर के मृत पशुओं को दफनाने की व्यवस्था कर रखी है। बावजूद इसके रात के अंधेरे में कर्मचारी निगम के वाहनों से मृत पशुओं को खत्ता घर में खपा रहे हैं। बहरहाल अब निगम अधिकारी कितनी नजर रख पाते हैं और क्या कार्रवाई हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हाल ही में कांग्रेस द्वारा रेल रोको अभियान में घायल कांग्रेसियों का जोश अब पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन की गूंज लखनऊ और दिल्ली तक गूंजी थी, जिसके बाद जल्द ही प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग आगरा आएंगे, जिनसे मुलाकात कर जल्द ही एक और रणनीति बना सरकार को घेरने की कवायदें शुरू की जाएंगी। आंदोलन के दौरान पुलिस की बर्बरता पर भी कांग्रेसी खासा आक्रोशित है। 12 मार्च के प्रदेश नेतृत्व के आदेश के बाद कांग्रेसियों ने आगरा में रेल रोको अभियान चलाया और पूरे जोश के साथ आंदोलन को सफल भी बनाया। आगरा के इस आंदोलन में कांग्रेसी बर्बर पिटाई के बाद भी पीछे नहीं हटे और प्रशासन के सामने डटकर खड़े रहे। इस आंदोलन की गूंज आगरा से लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई दी। इस सफल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय और प्रदेश के लोग जल्द ही आगरा आकर एक और नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। पुलिस पिटाई में घायल हुए कांग्रेस शहर अध्यक्ष हाजी अबरार का कहना था कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और कई कांग्रेसी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बावजूद इसके उनका जोश कम नहीं हुआ, बल्कि इस आंदोलन ने उनके जोश को और बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष का कहना है कि पुलिस ने उनके मासूम को भी नहीं बख्शा और उस पर भी जमकर लाठियां बरसाईं, जिसकी शिकायत वो बाल आयोग से करेंगे। पुलिस की बर्बरता के निशान आज भी उनके मासूम बेटे के शरीर पर मौजूद हैं। जो छलावा हुआ तो ये सारी चीज़ें हम बड़े खामोशी से, बहुत ही संजीदगी से हम लोग कर रहे थे, कांग्रेस के तमाम लोग, और पुलिस ने इतनी बुरी तरह बर्बरता से हमें भी मारा, हमारे कार्यकर्ताओं को भी मारा, हमारे आंदोलन को बिगाड़ना चाहिए। मगर आंदोलन जब जनता का होता है तो उसे कोई बिगाड़ नहीं पाता, उसमें हम लोग सफल हुए। और हालांकि हमारी चोटें बहुत आई, ये देखिए मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया और जो है उसके बाद जो मेरे जो है ये बहुत लाठी डंडे इन्होंने मारे पुलिस ने। और एक सबसे बड़ी गंदगी इन्होंने ये की है, जो शर्म की बात है कि मेरा बच्चा जो सेंट पीटर में पढ़ता है, 12 साल का है, जब वो आया था तो वह भीड़ लगी थी, जाम लग रहा था, खैर वो टेम्पो वाले ने उसको उस साइड पर छोड़ दिया तो बच्चा था वो निकल के आ गया। जब उनने अपने मेरे को पिटते हुए देखा, चूँकि मैं उसका बाप था, तो उसको भी बड़ा गुस्सा आया, वो मेरे पास में आ गया। जब मेरे पास में आया तो पुलिस वालों ने भी उसको भी नहीं बख्शा और उसको बेरहमी से मारा, जिसके उसके पीठ में सारे निशान थे। वो बच्चा रोता हुआ गिरता हुआ भागा।
तो ये इस तरीके से जन आंदोलन को ये दबा नहीं सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे सेंटर की सरकार हो। कांग्रेस के बहुत हौसले बढ़े हुए हैं। अब जगह जगह हम लोग जो है फिर प्रदर्शन करेंगे और इनकी जन विरोधी नीतियों का खुलासा करेंगे। गौरतलब है कि लंबे समय के बाद कांग्रेस की ओर से इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन शहर में किया गया है, जो कांग्रेसियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। साथ ही इस आंदोलन के सफल होने की खबर ऊपर तक पहुंचने के बाद कांग्रेसी इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। परिवहन विभाग के आगरा आरटीओ कार्यालय पर सरकारी काम के लिए दलाली होना आम बात है, क्योंकि ये सभी की जानकारी में होते हैं। लेकिन आगरा में लोडिंग सीएनजी ऑटो और उसके परमिट की खरीद फरोख्त का ताजा मामला सामने आया है, जिसमें आगरा आरटीओ कार्यालय के कई बड़े चेहरों के नाम शामिल होने की आशंका लगाई जा रही है। रिश्वतखोरी, दलाली और सरकारी काम कराने के लिए पैसों के लेन देन में आगरा आरटीओ कार्यालय का नाम बदनाम हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आगरा में किसी प्रतिबंधित वाहन के परमिट की खरीद फरोख्त का मामला सामने आए तो ये बहुत बड़ी बात है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ऑटो कंपनी के साथ आरटीओ विभाग के कुछ लोगों ने साठगांठ करके परमिट देने का बड़ा खेल किया है, जिस पर मंडलायुक्त की पूछताछ के चलते मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं नए ऑटो लेने वाले लोगों को ऑटो कंपनी ऑटो के लिए एडवांस की राशि देकर परमिट देने का वादा करके हर रोज बेवकूफ बनाया जा रहा है। असल में क्या हुआ था कि देहात में परमिट का देने का प्रोविजन बनाया गया था, उसके अंदर हमने विरोध किया था। आगरा पर्यावरण विकास समिति ने विरोध किया था। हमारा ये कहना था कि सीएनजी के पंप ना होने के कारण वहाँ पे परमिट देने का कोई भी औचित्य नहीं है। उसकी कमिश्नर साहब ने 26 को मीटिंग करी और 26 में उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक वहाँ पे कोई भी पंप स्टार्ट नहीं हो जाएगा कोई भी परमिट इशू नहीं किया जाए। ठीक। ऑटो के नए परमिट्स पर परिवहन विभाग ने आगरा में फिलहाल रोक लगाई हुई है, लेकिन देहात में ऑटो चलाने के नाम पर परमिट देने का काम शुरू करने की कोशिश जरूर की गई, जिस पर फिलहाल मंडलायुक्त की बैठक में शिकायत मिलने के बाद जांच बैठा दी गई, जिसमें देखने वाली बात यह होगी कि साफ तौर पर दोषी दिखाई दे रहे ऑटो कंपनी और आरटीओ के लोगों पर जांच के बाद क्या कार्रवाई हो पाती है। जबकि नियमों के हिसाब से देहात क्षेत्रों में जब तक नए ऑटो के परमिट नहीं दिए जा सकते, जब तक कि उस क्षेत्र में सीएनजी पेट्रोल पंप नहीं खुल जाता। आजमपाड़ा निवासियों के लिए बिन मौसम की बरसात ने समस्याएं और बढ़ा दी हैं। जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते जलभराव और पेयजल की समस्या से जूझ रहे आजमपाड़ा निवासियों का जीवन पहले ही नारकीय बना हुआ था, जिसे इस बरसात ने और भी बढ़ा दिया है। अब यहाँ के लोगों को क्षेत्र में गंदगी के चलते फैलने वाली बीमारियों का डर सता रहा है। ये है आजमपाड़ा और जिला प्रशासन व नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जो दिख रहे हैं, ये हैं क्षेत्र के निवासी, जो इन दिनों गंदगी के बीच रहकर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी इन्हें समस्याओं के समाधान का आश्वासन तो देते हैं, पर उसका समाधान नहीं कराते। वहीं बिन मौसम की बरसात ने लोगों की समस्या को और बढ़ा दिया है, जिसके समाधान के लिए ये लोग एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कोई बरसात पड़ी नहीं, आप देख रहे हैं ये मेन रोड है, यहाँ पर मेन रोड पे पानी भरा हुआ है बिन बरसात के। अगर यहाँ बरसात हो जाएगी उसके बाद इतनी बड़ी नारकी हो जाएगी। मौसम कैसा हो रहा है इस समय? मौसम इस समय वही बरसात वाला मौसम हो रहा है। आप देखने से पहले भी कुछ दिन पहले वर्षा हुई थी तो यहाँ करीब 3-3 फीट पानी भर गया था रोड में, और लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या, बहुत दिक्कत पैदा हो रही है। ये जा रहे हैं, पानी भरा हुआ है भाई घर पे क्या आगे, और रोड बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए। अच्छा, नाला तो बना पड़ा है, बस पानी भर रहा है, मट्टी भर रही है। गौरतलब है कि आजमपाड़ा के निवासी पहले भी कई बार अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाम, धरना और प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन के कई लोगों ने मौके पर आकर समस्याओं को देखा और लोगों के गुस्से को आश्वासन देकर शांत भी करा दिया। लेकिन कई बार मिले आश्वासनों के बाद यहाँ के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देने का मन बनाया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़।
और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। बिन मौसम बरसात में ढह गई मोहब्बत की निशानी। बिन बारिश बरसात ने जहां किसानों के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं, तो अब की बार इसकी कीमत आगरा में बनी मोहब्बत की निशानी को भी चुकानी पड़ी है। अब क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बिन मौसम बरसात ने शहरवासियों के लिए समस्या खड़ी कर दी है, तो वहीं इस बार इस बरसात की कीमत आगरा में बनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल को चुकानी पड़ी है। इस भारी बारिश के कारण ताजमहल की चारों मीनारें ढह गई हैं। अरे अरे घबराइए नहीं, हम उस ताजमहल की बात नहीं कर रहे जिससे आगरा की पहचान है। हम तो बात कर रहे हैं काले ताजमहल की, जिसका निर्माण शाहजहां ने नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने यमुना की रेत से वैलेंटाइन डे के मौके पर किया था, जिसके दीदार के लिए खुद सूबे के मुखिया अखिलेश यादव आगरा आए थे। सुदर्शन पटनायक ने इस काले ताजमहल का निर्माण ताज नेचर वॉक में वैलेंटाइन के मौके पर किया था, जो कि संगमरमरी ताजमहल के सामने अपनी एक अलग ही छटा बिखेर रहा था। लेकिन समय के साथ साथ इसकी रेत झड़ने लगी और उस पर से बिन मौसम बरसात ने इसकी मीनारों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके बाद ये काला ताजमहल ढह गया। खैर, ये काला ताजमहल दिखने में हूबहू सफेद ताजमहल जैसा ही हो सकता है कि यदि ये बिन मौसम बरसात ना होती तो शायद ये रेत का काला ताजमहल कुछ और दिन सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। ताजमहल की खूबसूरती जहां वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण कम होती जा रही थी और ताजमहल काला होता जा रहा था, वहीं इस विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया, जिसके बाद विभाग ने ताजमहल की साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया है। जिसके बाद ताज दीदार को आने वाले पर्यटकों को जल्द ही ताजमहल का एक नया और सुंदर रूप देखने को मिलेगा। ताजमहल जिसके दीदार के लिए हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आगरा आते हैं, तो वहीं विभाग को इसकी खूबसूरती की भी काफी चिंता रहती है। काफी लंबे अरसे से जहां ताजमहल वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण काला होता जा रहा था, तो वहीं विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है, जिसके बाद विभाग ने ताजमहल की खूबसूरती को निखारने के लिए मड थेरेपी का काम शुरू करवा दिया है। ये मड थेरेपी का काम लगभग 1 महीने में विभाग द्वारा पूरा करा दिया जाएगा। फिलहाल विभाग ताजमहल के पिछले हिस्से की साफ सफाई में लगा है। लगभग 1 महीने बाद जब ताजमहल पर मड थेरेपी का काम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद ताजमहल की खूबसूरती देखते ही बनेगी, जो आने वाले समय में ताज पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देगी। ताज की खोती खूबसूरती और आगरा के बिगड़ते वातावरण को ठीक करने के लिए जब सरकार द्वारा कोई मुहिम चलाई जाती है, उसका असर हमेशा निचले और मध्यम परिवारों पर ही पड़ता है। फिर चाहे कागजों पर व्यवस्था सुधारने का दावा करने वाले अधिकारियों के ही लोग अपने लिए आर्थिक व्यवस्था लेकर उस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम क्यों न करें। सरकारी कार्यालयों में भले ही सरकारी विभागों के अधिकारियों का आदेश चलता हो, लेकिन सड़कों पर उसी विभाग के कर्मचारियों की मर्जी चलती है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। यही कहना है आगरा में ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले ऑटो चालकों का।
जिनके ऑटो पर आरटीओ और एसपी ट्रैफिक ने पर्यावरण बिगड़ने का हवाला देते हुए और TTZ के नियमों का आदेश कहते हुए आगरा के ज्यादातर रास्तों पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इन्हीं विभागों के कर्मचारी इन ऑटो चालकों से आर्थिक सहायता लेकर प्रतिबंधित रास्तों पर चलने की अनुमति दे रहे हैं। ऑटो चालकों की शिकायत पर एसपी ट्रैफिक ने खेद व्यक्त किया है और शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। कल इसके लिए कलेक्ट्री के लिए और छिपी टोला स्टेट बैंक तक के लिए हमें पास किया जाए, तो उन्होंने इसके लिए तो टेंडर हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप अगर निकलना चाहते हो तो यहाँ से जैसे इसको उससे क्या नाम है तहसील से होते हुए आप सीधे कलेक्ट्री के लिए पुलिस लाइन होते हुए निकल सकते हो। तो क्या परमिशन मिल पाई है? ऐसा है, अभी उनके कुछ प्रतिनिधि आए थे मेरे पास और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। उस बारे में हमने कहा कि आप पूरा मुझे रूट प्लान बना के दो, आप कहाँ से चलोगे और कहाँ जाओगे और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर उस पर हम विचार करेंगे। उनका मेन फोकस जो था वो MG रोड पर परमिशन को लेकर था, तो चूँकि MG रोड पे इस तरह के वाहन प्रतिबंधित हैं, तो हमने कहा अपनी पूरी बात लिख करके दीजिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, उस बारे में हम परमिशन लेकर के तो आगे का। अब एसपी ट्रैफिक कुछ भी कहें, लेकिन ऑटो चालकों की शिकायत में वैसे ही सच्चाई है जैसी पानी मिले हुए दूध में होती है, जिसे दूध बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही जानते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। वर्तमान एसपी ट्रैफिक काफी जोशीला और बिगड़े हुए को सही करने की सोच रखने वाले अधिकारी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर ये सोच अपने ही विभाग के लोगों को ही नहीं बदल पाएगी तो इसका क्या फायदा। एक तरफ सरकारी विभाग और आमजन हरियाली बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयासरत हैं, वहीं बात अगर मशहूर मेहताब बाग की हो तो वहां विभाग द्वारा हरे भरे पेड़ों का कटान करवाना शुरू हो गया है, जिससे मेहताब बाग की खूबसूरती एकदम बेरौनक हो गई है। मेहताब बाग, जिसका निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था, क्योंकि बाबर बाग बागीचों के बहुत शौकीन थे। वहीं मेहताब बाग, जो कि आज के समय में एकमात्र ऐसा बाग है जहां से यमुना किनारे बैठ ताज दीदार का आनंद लिया जा सकता है। इस बाग में न जाने कितने ही तरीके के पेड़ पौधे लगे हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ फैली हरियाली की वजह से गर्मी का एहसास तक नहीं होता, लेकिन अब ये सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है, क्योंकि वन विभाग ने यहाँ फैली हरियाली को ही खत्म कर दिया है, जिससे शायद इस बाग की पहचान थी। आज ये मेहताब बाग, जो कि कभी फल फूल से गुलजार रहता था, एक वीरान इलाके में तब्दील हो गया है, क्योंकि विभाग में मेहताब बाग में लगे सभी पेड़ पौधों को काट दिया गया है और जिन्हें नहीं काटा गया उन्हें इतना छोटा कर दिया गया है कि उनकी छांव में बैठना ही मुश्किल हो गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतनी लकड़ी को जो इन पेड़ों के कटने के बाद निकली थी कहाँ गई, इस बात का पता किसी को नहीं चला। जहाँ एक तरफ देश भर में ये नारे लगाए जाते हैं कि पेड़ लगाओ दुनिया बचाओ, वहीं आगरा वन विभाग इसके बिल्कुल विपरीत ही चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। 14 मार्च से कैला देवी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आगरा वासियों की कुल देवी माने जाने वाली मां कैला के दर्शनों के लिए हजारों कदम अपने घरों से पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। वहीं तमाम श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में यात्रा करने वालों के लिए रास्तों पर जगह जगह भंडारों और विश्राम घरों की व्यवस्था की रखी है। करीब 15 दिनों तक चलने वाली मां कैला देवी की पदयात्रा की शुरुआत 14 मार्च से हो गई। साथ ही इस यात्रा में जाने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब इसे धर्म और अपने इष्ट देवी देवताओं के प्रति धार्मिक भाव कहें या फिर नौजवानों के लिए मौज मस्ती का माहौल। फिलहाल फतेहपुर सीकरी रोड पर मां कैला देवी के भक्तों की कतारें लगी हुई हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान माता के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते पद यात्रा कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो कैला देवी जा रहे हैं सर। कब से यात्रा शुरू हुई है, कब तक पहुँचेंगे आप वहाँ पर? सर हम कम से कम 4-5 दिन में पहुँच जाएंगे सर। अच्छा, किस तरह से पहुँचते हो आप लोग? सर बीच में भंडारा वगैरह मिलता है, एंजॉय वगैरह मिलता है, काफ़ी जने मिलते हैं सर, तो पहुँच जाते हैं आराम से, जगह लगाते हैं बड़ी देर से कैला देवी माँ के द्वार। ओके, इसका कैसे शुरू कैसे हुई यात्रा और कब तक पहुँचेंगे आप? अब हम पहुँचेंगे 3-4 दिन में। कैसे पहुँचते हो आप लोग, किस तरह से? पैदल माँ का नाम लिए तो हुए बस दौड़ते हुए चले जाओ और अपने यहाँ पहुँच जाओ। कितने दिन में पहुँचोगे? 5-6 दिन में पहुँच जाओ। आपकी अभी से परेशान लग रही हैं आप, हालत ठीक है आपकी इस समय? आपकी हालत ठीक है, पहुँच जाएंगी? आप पहुँच तो जाएंगे हालत ही। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है? खाने पीने खाते जाते हैं, सुनते जाते हैं। कैला माँ की पदयात्रा में जाते श्रद्धालुओं की माने तो वो इस यात्रा को 4 से 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इस यात्रा में इतनी मस्ती, धार्मिक और जोश होता है कि यात्रियों को करीब 300 किलोमीटर के लंबे सफर का पता ही नहीं चलता।
इस यात्रा में जाने वाले यात्रियों को जगह जगह भंडारे और विश्राम घर की सेवा देकर कुछ दानदाता बिना यात्रा में शामिल होकर भी यात्रियों की सेवा करके पुण्य लाभ कमाते हैं। होली का त्योहार गुजरने के बाद भी होली की धूम शहर में अभी भी जारी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण महासभा द्वारा दयालबाग में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां महासभा के पदाधिकारियों ने समाज के बुद्धिजीवी तथा बुजुर्ग जनों का सम्मान किया। अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण महासभा द्वारा दयालबाग स्थित सत्संगी अपार्टमेंट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महासभा के पदाधिकारियों ने समाज के बुद्धिजीवियों और प्रख्यात डॉक्टर्स और पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया। सम्मान समारोह रखा है। हम जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी हम जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनका हम सम्मान कर रहे हैं, और जो प्रख्यात हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में BS त्यागी जी हैं, वीरता पुरस्कार मिला है, हम ऐसे सभी लोगों को सम्मान कर रहे हैं। और समाज में हम एकता का संदेश देना चाहते हैं। समाज जुड़े, हमारा सब लोग मिलकर एकजुटता से रहें और एक शक्ति के साथ रहें, यही हमारा एक संदेश है होली मिलन समारोह के माध्यम से। होली मिलन का समारोह किया है अपने महानगर आगरा की टीम का, त्यागी महासभा का, और इसमें हमने सब लोगों को बुलाया है यहाँ पे। और डॉक्टर जो भी हैं हमारे समाज के, जो उन डॉक्टरों का हम सब लोगों को सम्मान किया है हम लोगों ने। उसके अलावा BS त्यागी जी हैं, CO साहब में छत्ता की, उन वीरता पुरस्कार उनको राष्ट्रपति जी ने दिया था, उनका सम्मान हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ। वहीं पदाधिकारियों का कहना था कि ऐसे कार्यक्रमों से हम एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी किए जाते रहेंगे। आईफा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड आर्ट्स आईफा संस्थान कमलानगर में द मोटिला 2015 का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान की छात्राओं ने अपनी कला का जलवा बिखेरते हुए अपना कलेक्शन पेश किया। तैयार किए गए इस कलेक्शन कलर्स और फैब्रिक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। आईफा में द मोटिलो नाम से आयोजित प्रदर्शनी में संस्थान की छात्राओं द्वारा तैयार किए गए पूरे कलेक्शन में कलर्स का बेहतरीन प्रयोग किया गया। कहीं फैब्रिक तो कहीं नेट का इस्तेमाल भी खूब हुआ। छात्राओं का कहना था कि इस बार का कलेक्शन विशेष तौर पर गर्मी के मौसम को देखते हुए तैयार किया है, जो मौसम के साथ साथ आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देगा। आईफा की CEO रुचि सारस्वत का कहना था कि हम संस्था में हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ आने वाली सभी छात्राओं को कुछ अलग करने की प्रेरणा मिलती रहे और उनके द्वारा तैयार किए गए सभी कलेक्शन कुछ अलग नजर आए, साथ ही पहनने वाले की भी खूबसूरती बढ़े। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ संस्थान के निदेशक सचिन सारस्वत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी छात्राओं सहित संस्थान की CEO रुचि सारस्वत भी मौजूद रही। हिंदू नव संवत्सर का आगाज मुंबई के भजन सम्राट विनोद अग्रवाल के भजनों से GIC ग्राउंड में होगा। मुरलीधर मनोहर संस्था ने आमंत्रण पत्र का विमोचन कर शहरवासियों से भजन संध्या में पधारने का निवेदन किया है। विनोद अग्रवाल के साथ 20 मार्च को बलदेव कृष्ण जगाधरी शहरवासियों को बांके बिहारी के भजनों से सराबोर करेंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आगरा वासियों को विनोद अग्रवाल के भजनों में रंगने का अवसर मिलेगा। आगामी 20 मार्च को GIC ग्राउंड पचकोया पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई के भजन सम्राट विनोद अग्रवाल भक्तों को बांके बिहारी के रंग में सराबोर करेंगे। सामाजिक संस्था मुरलीधर मनोहर के बैनर तले इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को आयोजकों ने आमंत्रण पत्र का विमोचन कर भक्तों को आमंत्रित किया। मुरलीधर मनोहर नाम की संस्था जो एक सांस्कृतिक संस्था है, आगरा में सांस्कृतिक अलग जगाने के लिए नव संवत्सर के अवसर पर एक आयोजन करती है, जिसमें भजन संध्या का, जिसमें भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी आते हैं और पूरे आगरा शहर को भक्ति रस से सराबोर करते हैं। ये एक अभिनव प्रयोग हिंदू नव संवत्सर के अवसर पर शुरुआत मुरलीधर मनोहर ने की है, जो ऐसा प्रयोग पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होता है, जिसमें एक साथ 25-30 हजार लोग एकत्रित होकर हिंदू नव संवत्सर को एक भजन संध्या के रूप में मनाते हैं। उसी का आयोजन इस वर्ष हिंदू नव संवत्सर के से पूर्व बेला पर 20 तारीख को होने जा रहा है। आज की शाम नव संवत्सर की पूर्व बेला पर श्री विनोद अग्रवाल जी बम्बई वालों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगरा की जनता से अपील है कि इस हिंदू नव वर्ष कैसे मनाया जाए। अधिक से अधिक संख्या में GIC ग्राउंड पर आएँ, भजनों का आनंद लें और हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमको किस तरह से नव वर्ष मनाना चाहिए ये देखें। वहाँ संस्था संरक्षक विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने शहरवासियों से आयोजन में पहुंचने का निवेदन किया। हिंदू नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर आयोजित भजन संध्या में भजन सम्राट विनोद अग्रवाल के साथ बलदेव कृष्ण जगाधरी भी मौजूद रहेंगे। आमंत्रण पत्र विमोचन के दौरान कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियों पर भी चर्चा की गई। प्रख्यात भजन गायक विनोद अग्रवाल की भजन रसधारा में भक्त अश्रुदान कर आनंद लेते हैं।
रविवार दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल GIC ग्राउंड पर हवन पूजन कर भूमि पूजन भी किया जाएगा। शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में वार्षिकोत्सव का आगाज 16 मार्च से होगा। 2 दिवसीय सेरेब्रम 2015 कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ तकनीकी विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के थीम पत्र का विमोचन कर विस्तार से जानकारी दी गई। शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के आनंद कॉलेज में आगामी 16-17 मार्च को वार्षिकोत्सव का आगाज होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव को सेरेब्रम 2015 नाम दिया गया है। शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के लोगों का भी विमोचन किया गया। उनका आगाज 15 तारीख की शाम 3 बजे एक टॉक शो से चालू होगा, जिसका विषय है सेव गर्ल चाइल्ड। आज स्त्री नारी का जीवन और समाज में स्थान एक ज्वलंत प्रश्न है, जिसमें भ्रूण हत्या, कन्याओं की हत्या, नारी को बराबर का दर्जा न देना आदि विषय आज के समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। समाज में जब से बना है तब से नर और नारी का स्थान बराबर रहा है, लेकिन विगत कुछ समय से नारी भारतीय समाज में एक ज्वलंत प्रश्न बन गई है, जिसके उत्थान के लिए, जिसके समाज में बराबरी के स्थान के लिए, बल्कि मेरे विचारों से उच्च स्थान के लिए हम सबको प्रयत्न करना है और उनको समाज में जो एक मातृत्व का दर्जा है वो संपूर्ण उनको सोशल स्टेटस हमको दिलवाना है। कार्यक्रम का उद्घाटन, फॉर्मल उद्घाटन 16 तारीख को होगा प्रातः 11 बजे। इसमें महाराजा अरिदमन सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। और एक कर्टेन रेजर उसके पहले 15 तारीख को हम करवा रहे हैं, जिसमें कि नारी शक्ति के ऊपर विचार विमर्श होगा। विभिन्न जो आगरा में जो पर्सनैलिटीज़ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको हमने बुलाया है 15 तारीख को। फॉर्मल इनॉग्रेशन इसका 16 तारीख में है, महाराजा अरिदमन सिंह द्वारा होगा। और इस बार जो हमने कोशिश की है कि एक छात्र का इसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करने की कोशिश की है। जो ऐसे छात्र होते हैं जो कि अपनी प्रतिभा को किसी शर्म के द्वारा उभार नहीं पाते हैं, तो हम उन तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए हमने स्टूडेंट्स की टीम और फैकल्टी की टीम, काउंसलर्स की टीम लगा रखी है, जिससे कि सभी छात्र इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें और अपनी झिझक को मिटा पाएं और अपना ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें। कल्चरल फेस्टिवल सेरेब्रम 2015 16-17 मार्च को होगा। 16 मार्च को इसका फॉर्मल उद्घाटन श्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह करेंगे। 15 मार्च को हमारा कर्टन रेजर प्रोग्राम है, जिसमें आगरा की एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आएंगी, जो कि इस प्रोग्राम में सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में डिस्कस करेंगी। हमारे भारत में बहुत से सोशल इश्यूज़ है जो छिपे रह जाते हैं। हम लोकल लेवल पे, अपने लेवल पे उस पर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। कल्चरल फेस्ट होगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें सिंगिंग है, डांसिंग है, और उसी दिन दोपहर में टेक्निकल इवेंट्स भी होंगे, जिसमें पेपर प्रेजेंटेशन, जॉब बैटल, इनोवेशन और मॉडल प्रेजेंटेशन किया जाएगा। 17 तारीख को हमारे कॉलेज में सेलिब्रिटी नाइट होगी, जिसमें कोक स्टूडियो के कोलैबोरेशन के साथ हमारे कॉलेज में एबाज, आर.डी. संधू, अशोक मस्ती जैसे इत्यादि जैसे विभिन्न कलाकार प्रस्तुति देंगे। हम लोग ये सीखते हैं कि बच्चों की जो पर्सनालिटी में, हमारी खुद की पर्सनालिटी में मैनेजरल स्किल्स जैसी खूबियां हम अपने अंदर लाते हैं। हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारे अलग अलग 2 दिवसीय कार्यक्रम में कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस मौके पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर विनय सिंह के मुताबिक उत्सव के 3 मुख्य भाग होंगे, जो संस्कृति, तकनीक और मनोरंजन के रूप में जाने जाएंगे। पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कॉलेज छात्र छात्राओं को विषयवार जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।